बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आज बेटे हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉइल, सेडिमेंट्स, स्लज एंड डस्ट एनालिसिस, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आई एम योर टीचर मोहम्मद सलमान जमील। बेटे आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे कि सॉइल क्या है, सॉइल की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, दैन हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को डिस्कस करेंगे। फिर हम क्या चीज़ें जो हैं वो सैम्पलिंग ऑफ सॉइल में कंसीडर करते हैं, सैम्पल ऑफ सॉइल को ड्राई किस तरह करना है, इसका रिकमेंडेड प्रोसीजर कौन सा है, कौन से एनालिसिस हम बिफोर ड्राइंग करेंगे, देन कॉम्बिनेशन क्या है, डाइसोल्यूशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स किस तरह करेंगे, अगर हैवी मेटल्स हैं तो उनकी डाइसोल्यूशन एक्सट्रैक्शन किस तरह करनी है, और इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं तो उनकी डाइसोल्यूशन और एक्सट्रैक्शन किस तरह करनी है। देन व्हाट इज़ सेडिमेंट, ठीक है, हाउ इट इज़ फॉर्म। फिर व्हाट आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेडिमेंट, वो देखेंगे बेटे। व्हाट आर द एनालिसिस ऑफ सेडिमेंट्स, व्हाई द एनालिसिस ऑफ सेडिमेंट्स आर नीडेड, कि हम क्यों एनालिसिस करते हैं सेडिमेंट्स के, और इसके हैज़र्ड्स क्या हैं, और इसके हम सैम्पल के एनालिसिस किस तरह करेंगे। देन सीवेज स्लज को डिस्कस करेंगे, उसकी कंपोजिशन डिस्कस करेंगे। डिस्पोजल ऑफ सीवेज स्लज जो है वो कहाँ डिस्पोज ऑफ करना है, कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, अगर सॉइल्स में करना है तो क्या हैज़र्ड्स हैं। देन सीवेज स्लज के एनालिसिस, और लास्ट पे डस्ट जो है वो क्यों कंसर्न है हमारे लिए, और किस तरह ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज कर रहा है, इसके हैज़र्ड्स क्या हैं, और इसकी सैम्पलिंग किस तरह से करेंगे। दैट्स आर ऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीडोस्फीयर। पीडोस जो है ये ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक में पीडोस कहते हैं सॉइल को। तो पीडोस्फीयर दैट डिनोट द सॉइल, मतलब सॉइल कवरिंग द एक्चुअली अर्थ हम कह सकते हैं, यानी जो अर्थ को कवर कर रही है, उसके टेरेस्ट्रियल पार्ट को कवर कर रही है, उसको हम बोल रहे हैं पीडोस्फीयर। पीडोलॉजी वो साइंस है बेटे जो डील करती है सॉइल्स को, एंड द मेथड्स ऑफ स्टडिंग एंड एनालाइजिंग सॉइल्स, कि सॉइल क्या है, उसके मेथड्स किस तरह हम इस सॉइल को एनालाइज कर सकते हैं, इसकी प्रोसेसिंग किस तरह कर सकते हैं, इसके इंटीग्रल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं उनको डिस्कस करते हैं। दैट ऑल इज डिस्कस्ड इन पीडोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने जा रहे हैं कि सॉइल है क्या। तो सॉइल है मिक्सचर किस चीज़ का, मिनरल्स। मिनरल्स जो हैं बेटे जैसे क्ले है सॉइल में, ठीक है, इसके अलावा सैंड वगैरह होती है, तो उसमें डिफरेंट मिनरल्स मौजूद हैं। फिर वाटर होता है सॉइल में, ठीक है, अंडरग्राउंड आपको पता है सीपेज के थ्रू पानी नीचे जाता है, तो वो भी क्ले का सॉइल का पार्ट बनता है। एयर है, देन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इसके ऊपर रह रहे हैं वो, प्लस जो डेथ होके बरी हो गए हैं वो, ये सारे मिलके हमारी सॉइल बनाते हैं, ठीक है। सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। सॉइल क्या है, मिनरल्स का मिक्सचर है। क्ले या क्वार्ट्स इसकी एग्जांपल मैंने दी है, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। सॉइल बनती कैसे, वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक। अब वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक दो तरीक़ों से होती है। एक तो होती है मैकेनिकल, जैसे हम मतलब ये डिफरेंट मशीनरी से इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, या कोई जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं रोड्स वगैरह के लिए, हमें जो पत्थर चाहिए उसके लिए करते हैं, वो मैकेनिकल है। दूसरी केमिकल। केमिकल वेदरिंग आपने एफएससी में पढ़ी थी कि जो रेन वाटर आता है वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व करके कार्बोनिक एसिड बनता है, और जब ये वाटर रॉक्स में जाता है तो इसकी बॉइलिंग और फ्रीजिंग से रॉक्स की डिसोसिएशन होती है, दैट इज़ केमिकल। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर बेटे मैंने बताया अभी ऊपर भी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम आ जाते हैं, जो दरख्तों के पत्ते ज़मीन पे गिर रहे हैं वो आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स बरी हो रहे हैं आफ्टर डेथ वो आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रीज़ बरी हो रहे हैं, कोई जलजला आ गया उसमें, या जो है वो आपके जितनी भी मतलब फॉलन ब्रांचेस वगैरह हैं वो सारी मिलके ऑर्गेनिक मैटर बना रहा है, उसकी डिकम्पोजिशन से भी सॉइल बन रही है। तो सॉइल में दो प्रोसेस हो गए, एक तो वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक हो गया, प्लस डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हो गया। ये दो प्रोसेस मिलके सॉइल बना रहे हैं, इनको मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरह बना रहे हैं। द सरफेस लिटर लेयर ऑफ डेड लीव्स एंड ट्विंग्स, फॉलन ब्रांचेज एटसेट्रा इंक्लूड इन ऑर्गेनिक मैटर। यानी ये जो ब्रांचेज हैं जो ट्रीज़ की गिर गई हैं, जो लीव्स गिर गए हैं, वो सारे भी इसी में आ जाते हैं आपके ऑर्गेनिक मैटर। इट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर का मेन कंपोनेंट, बायोस्फीयर जहाँ लाइफ सस्टेन करती है। ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिजाइडिंग ऑन द सॉइल। सॉइल हमारी बायोस्फीयर का मेन इंग्रेडिएंट्स है, और हम सारे उसी पे सर्वाइव कर रहे हैं। इट प्रोवाइड्स अ सेंट्रल लिंक बिटवीन डिफरेंट बायोस्फीरिक कंपार्टमेंट्स। डिफरेंट लिंक्स जो है वो लिंक क्रिएट करता है डिफरेंट बायोस्फीरिक कंपार्टमेंट्स में। इट इज़ प्रोवाइडिंग अ मीन्स ऑफ फिजिकल सपोर्ट फॉर ऑल ऑफ द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग।
फिज़िकल सपोर्ट दे रहा है, हम इसी पे चल रहे हैं, इसी से हम जो है वो अपनी जो डाइट है उसके लिए मटेरियल ले रहे हैं और यही जो है वो बेस प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो मतलब फ़िज़िकल सपोर्ट है हमें लाइफ सर्वाइव करने के लिए। प्रोवाइड क्या करता है बेटे? न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स ग्रो ऑन सॉइल, ठीक है, एनिमल्स ग्रेज ऑन इट, मतलब दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और हम इससे क्या ले रहे हैं? हम एनिमल्स को भी यूज़ करते हैं, ठीक है, मीट की फॉर्म में, और हम जो है वो प्लांट्स को भी फ्रूट्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो तीनों के लिए ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। कंपोजिशन ऑफ सॉइल अब डिपेंड किस पे करती है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स कैन वेरी कंसिडरेबली विद जियोग्राफिकल लोकेशन। मतलब जो लोकेशन है जहाँ से आप सॉइल कलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वेदर पैटर्न्स डिपेंडिंग अपॉन द पेरेंट मटेरियल क्या है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ वेदरिंग प्रोसेस किस टाइप का हो रहा है। एग्जाम्पल, सॉइल फार्मिंग प्रोसेसेस आर स्पेशली रैपिड इन द ट्रॉपिक्स ड्यू टू, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वार्म क्लाइमेट है, हाई रेनफॉल है, इस वजह से वहाँ सॉइल फार्मिंग प्रोसेस बड़ा रैपिड हो जाता है। तो इट मीन्स हमारी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है सॉइल की कंपोजिशन बनाने में। सॉइल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ मिनरल पार्टिकल्स, ठीक है। क्लेस में पार्टिकल साइज ये है 0.002 मिलीमीटर, सिल्ट्स में जो है वो 0.002 से 0.02 मिलीमीटर होता है, सैंड्स 0.02 से 2, जैसे ये थल वगैरह की एरिया की होती है, ग्रेवल जो है वो इस रेंज में। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिल्ट एंड सैंड क्लोजली रिफ्लेक्ट्स दैट ऑफ पेरेंट रॉक, कि इनकी कंपोजिशन पेरेंट रॉक्स से रिप्रेजेंट कर रही है कि रॉकी एरिया वहाँ पे करीब ज़्यादा है। मोस्ट वाइटल यूज़ ऑफ सॉइल इज़ ग्रोइंग क्रॉप्स, हम ज़ाहिर है क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उसके लिए जो है वो फर्टिलाइजर्स रिक्वायर्ड है, कंपोस्ट रिक्वायर्ड है, वो भी डेड लीव्स और जो है डेड प्लांट्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं। वेजिटेबल के जो पील्स हैं उनको यूज़ करते हैं, विदाउट विच नो ह्यूमन और एनिमल कुड सर्वाइव, क्योंकि क्रॉप्स के बगैर हम भी सर्वाइव नहीं कर सकते, एनिमल्स भी। एनिमल सर्वाइव नहीं करेंगे तो हमें मीट नहीं मिलेगा, ठीक है, और देन वेजिटेबल्स भी नहीं मिलेंगी तो हम फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, हम खाएंगे क्या? तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। फ्रॉम दैट टाइम व्हेन ह्यूमन लर्न टू कल्टिवेट द सॉइल्स ऑफ दिस डे एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। आपको पता है पाकिस्तान मेनली एसोसिएट हम कहते थे एग्रीकल्चर से ही करता है, तो जब से मतलब कल्टीवेशन हमें आई है हम सॉइल डिपेंडेंट हो गए हैं, क्रॉप्स ले रहे हैं और उसी से सर्वाइवल हो रहा है हमारा, ठीक है। इवन नाउ डेज मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अटैच विद द एग्रीकल्चर। इवन अब भी इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी मशीनरी और सारा कुछ आ गया है, इवन देन हम एग्रीकल्चर से 50% लोग जो हैं दुनिया में एसोसिएट हैं। ऑल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती कहाँ पे बेटे? वो सॉइल पे होती है। सॉइल पोल्यूशन एंड मेजर पोल्यूटेंट्स क्या होंगे? ह्यूमन यूज़ ऑफ सॉइल कैन लीड इट्स डिटोरिएशन बाय इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस एंड द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। अब ह्यूमन बींग्स जो सॉइल को यूज़ करते हैं वो इसकी डिटोरिएशन कॉज कर रहे हैं, ठीक है, और इसकी डिग्रेडेशन कॉज कर रहे हैं। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एंड डिक्रीजिंग फर्टिलिटी। अब एक तो हम एक्सेसिव क्रॉपिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज़ कर रही है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। और इसके अलावा ड्यू टू एरोजन एंड ओवर यूज़ ऑफ सॉइल, ओवर यूज़ मैंने अभी बता दिया है, एरोजन भी हो रही है सॉइल की, इस वजह से भी प्रॉब्लम आ रहा है। सॉइल पोल्यूशन हैज़ बिकम अ प्रॉब्लम ओनली सिंस द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे ही इंडस्ट्री ज़्यादा हुई है, हाउसिंग सोसाइटीज़ ज़्यादा हुई हैं, हमारे पास जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो इंडस्ट्रीज़ बनाने में और कॉलोनीज़ या जो वो घर बनाने में यूज़ हो गई। एक तो लैंड कम हो गई, ठीक है, दूसरा क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी तो पोल्यूशन बढ़ गया, इंडस्ट्री का पोल्यूशन आ गया, ह्यूमन बीइंग का वेस्ट वो पोल्यूशन आ गया। फिजिकल फैक्टर्स एंड बायोलॉजिकल मटेरियल्स कैन कॉज सॉइल पोल्यूशन बट मोस्ट सॉइल पोल्यूटेंट्स आर केमिकल। फिजिकल फैक्टर्स जो हमारे हैं वो तो चलें सॉइल पोल्यूशन करेंगे, लेकिन हमारे फिजिकल फैक्टर्स उतना प्रॉब्लम नहीं जितने केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो इंडस्ट्री में फिनिश प्रोडक्ट हम देख रहे हैं उसमें कितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हुए होते हैं और उन स्टेप्स से कितने सारे केमिकल्स हैं जो एयर में जा रहे होते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स, एग्रीकल्चर यूज़ ऑफ हर्बिसाइड। अब एग्रीकल्चर में एक तो हम स्प्रे यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर रहे हैं, देन स्प्रेज यूज़ कर रहे हैं, फंगीसाइड, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये सारे क्या होते हैं, जब आप स्प्रे करते हैं तो एयर में जाते हैं, एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। देन ये सॉइल पे जाते हैं, सॉइल पोल्यूशन कॉज करते हैं। देन हम पानी लगाते हैं, उसमें मिक्स होकर अंडरग्राउंड वाटर में जाते हैं तो वाटर पोल्यूशन, यानी ऑल टाइप ऑफ पोल्यूशन ये कॉज कर देते हैं। इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट एंड वेस्ट वाटर्स, ऑयल पोल्यूशन फ्रॉम लीकिंग पाइपलाइंस, ठीक है, ये सारे वो प्रॉब्लम्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिकल्स के सोर्सेज बताए हैं। इफेक्ट क्या है?
वैरायटी ऑफ केमिकल्स आर डिस्चार्ज, पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन, पेस्टिसाइड, ये डिफरेंट जो है वो डिस्चार्ज होते हैं। एक्चुअल एंड पोटेंशियल इफेक्ट ऑन एनिमल्स, वेजिटेशन एंड ह्यूमन, उनका एक्चुअल इफेक्ट जो है वो किस पे हो रहा है, वेजिटेशन पे हो रहा है और ह्यूमन बीइंग्स पे हो रहा है। मेजर सॉइल पोल्यूटेंट्स कौन से हैं? एसिड्स, एसिड डेपोजिशन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, आपको पता है इंडस्ट्री से जो उन्हें पढ़ा था एयर पोल्यूशन में, जो वेस्ट निकलती हैं गैसेस, उनमें नॉक्स और सॉक्स होते हैं जो एयर में जाके क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं और जो अल्टीमेटली एसिड रेन की फॉर्म में वापस आ जाते हैं। ड्रेनेज फ्रॉम माइंस जो हैं उनसे भी एसिड निकलता है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो हैं वो भी एसिड्स बना देते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी, लैंड डिस्पोजल साइट से भी। इफेक्ट क्या है? एसिड कैन हार्म टर्शियल इकोसिस्टम, स्पेशली इफेक्ट फॉरेस्ट ड्यू टू सॉइल पीएच। देखिए रेन वाटर जब गिरा है या एसिडिक रेन हुई है तो सॉइल की पीएच चेंज होगी। सॉइल की पीएच चेंज होने से क्या होता है, एल्यूमिनियम फ्री आयंस रिलीज होते हैं और आपने एफएससी में पढ़ा था कि वो फिश गिल को क्लॉग कर देते हैं अगर वो जो है वो रिवर वाटर में या सी वाटर में ज़्यादा एल्यूमिनियम रिलीज़ कर देंगे। फिर हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स आपको पता है लेदर टैनिंग में क्रोमियम यूज़ होती है, ठीक है, इसी तरह लेड यूज़ हो रही है, तो डिफरेंट हैवी मेटल्स भी हम यूज़ कर रहे हैं। वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर जो है और इसके सोर्सेज जो है, अर्बन ड्रेनेज है, हाउस होल्ड वेस्ट है, ये डिफरेंट इसके सोर्सेज हैं। मेनली मेटल पोल्यूटेंट्स आर हैजर्डस टू ह्यूमन हेल्थ एंड टर्शियल इकोसिस्टम, ये वो मेटल्स हैं। लेड देखें 0.3 ppm पे भी कार्सिनोजन है। हैवी मेटल्स मेनली कार्सिनोजन है, कैंसर काजिंग है और इनकी सेफ लिमिट का भी एग्जैक्टली आइडिया नहीं कि कहाँ तक ये सेफ है, तो इसलिए हैवी मेटल्स का यूज़ जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम कॉज कर रहा है सॉइल पोल्यूशन का। फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लग रहे हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, देन न्यूक्लियर टेस्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब्स के लिए। तो उससे क्या हो रहा है कि अल्फ़ा बीटा गैमा रेज जो है प्रोड्यूस होती हैं और इनके इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेवियर होते हैं। आप देखें जापान में काफ़ी पहले जो है वो जो अमेरिका ने जो किए थे उसकी ये एटॉमिक बॉम्ब फेंके थे, उसके इफ़ेक्ट बहुत अरसे तक रहे। हिरोशिमा और ये जो नागासाकी वगैरह में हुआ था, बच्चे काफ़ी ईयर्स तक जो है वो माजूर पैदा होते रहे हैं। तो इट मीन्स सीरियस इफेक्ट है इसका। न्यूट्रिएंट्स, एग्रीकल्चर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड सीवेज स्लज। अब हम आमतौर पर स्लज, ये जो सीवरेज में सेटल डाउन पार्टिकल है जो सॉलिड मटीरियल है, उसको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसका भी प्रॉब्लम है हमारे पास। मे कॉज एक्सेसिव एक्यूमुलेशन इन वेजिटेबल्स एंड फॉरेज। नाइट्रेट्स जो है वो मेनली हमारी हेल्थ को इनमें से इफेक्ट कर सकता है। बाई गुड क्वालिटी सॉइल इज नीडेड। देखिए गुड क्वालिटी सॉइल क्यों चाहिए आपको? ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो होगी, ज़्यादा फूड मिलेगा, फूड चेन आपकी ग्रो करेगी, ठीक है, मेनली ये है। To protect our food supplies from toxic substances which can accumulate in the soil where they can have harmful effect on crops as well as enter the food chain. तो सॉइल अच्छी क्वालिटी की इसलिए चाहिए कि अगर पोल्यूटेंट इसमें जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे फूड चेन का पार्ट बनेंगे और इसके अलावा फिर ये ग्राउंड वाटर में मिक्स होंगे, ड्रिंकिंग वाटर का भी पार्ट बनेंगे, ठीक है। टू प्रोटेक्ट सरफेस वाटर फ्रॉम बीइंग कंटेमिनेटेड, इवन हम डिस्चार्ज कर देते हैं इंडस्ट्री के वाटर को अगर किसी लेक में या रिवर में, तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। या इवन पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र्स का जो है एक्सेसिव है यूज़, वो भी प्रॉब्लमेटिक है कि वो भी अल्टीमेटली ग्राउंड या सरफेस वाटर में मिक्स होना शुरू हो जाता है। इसलिए अच्छी क्वालिटी की सॉइल नेसेसरी है पोल्यूशन से बचने के लिए। सैम्पलिंग फॉर सॉइल एनालिसिस में क्या चीज़ें आपने कंसीडर करनी? सैम्पलिंग प्रोग्राम शुड बी वेरी केयरफुली प्लान। रीज़न क्या है? कंसनट्रेशन वे वेरी फ्रॉम सैम्पल टू सैम्पल। आपने जब सॉइल में से सैम्पल लेना है, एरिया टू एरिया कंसनट्रेशन चेंज हो सकती है। डेप्थ ऑफ सॉइल सैम्पलिंग डिपेंड ऑन द एम ऑफ मॉनिटरिंग, कि कितनी डेप्थ से लेना है सैम्पल, ये मॉनिटरिंग आप किस तरह की कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। इन स्टडीज ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप न्यूट्रिशन द टॉप 20 to 25 cm इज़ यूजली सफिशेंट। अगर आप टॉप ऊपर से ही 20-25 सेंटीमीटर से सैंपल ले लें, दैट्स ओके। दिस इज़ द जोन वेयर मच ऑफ द रूट अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस। ये वो एरिया है जहाँ से रूट मेनली अपना जो है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स अपटेक कर रही होती है। एनालिसिस ऑफ अपर लेयर इज़ ऑल्सो रेलिवेंट इन अंडरस्टैंडिंग सॉइल इंटरेक्शन विद अदर इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स। अब जो अपर लेयर है यानी डेप्थ से तो आपने ले लिया है, अब अपर लेयर से जो लेना है वो भी इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हमें उससे ये पता चलेगा इन्वायरमेंट के साथ इसका सॉइल का इंटरेक्शन कैसे चल रहा है, कि पोल्यूटेंट तो नहीं आ रहे हैं, एंड द पाथवे ऑफ पोल्यूटेंट बिटवीन देम, कि सॉइल और पोल्यूटेंट्स का पाथवे पता चल जाएगा कि इस पाथ से तो पोल्यूटेंट एंटर नहीं हो रहा कहीं सॉइल में। एटमॉस्फेरिक डस्ट
particles, fertilizers, pesticide and sewage sludge are all deposited on the soil surface. देखिए आपने स्लज फेंका है तो वो भी सॉइल पे के ऊपर है, टॉप लेयर पे। फर्टिलाइजर है तो वो भी टॉप लेयर पे है। पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो वो भी टॉप लेयर पे है। तो इस वजह से टॉप लेयर के एनालिसिस भी ज़रूरी है। लोअर हॉरिजॉन्स शुड आल्सो बी एनालाइज्ड। वो क्यों एनालाइज करने? टू असेस द माइग्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सॉइल प्रोफाइल, कि नीचे माइग्रेशन हो रही है, हम न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं, नीचे पहुंच भी रहे हैं कि नहीं। ठीक है। टाइम ऑफ सैम्पलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सॉइल एनालिसिस है। द अवेलेबिलिटी ऑफ मेनी न्यूट्रिएंट्स सच एज फॉस्फोरस इंक्रीजेज ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड समर मंथ्स। अगर स्प्रिंग या समर मंथ में लेंगे तो फॉस्फोरस ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है उन मंथ्स में। इट इज़ बेस्ट टू सैम्पल फॉर न्यूट्रिएंट एनालिसिस आफ्टर हार्वेस्ट एंड बिफोर एप्लीकेशन ऑफ द फर्टिलाइजर। लेकिन बेस्ट ये टाइम है कि आपने पुरानी फसल काट ली है और फर्टिलाइजर डालने से पहले आप एनालिसिस कर लें। यू मे आल्सो सैम्पल ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड, या फिर ग्रोइंग पीरियड में भी किए जा सकते हैं। Sampling for soil analysis in practice, 3 to 5 soil or dust samples from an area of 10 to 20 meters square should be regarded as minimum. Minimum sample आपने कितने लेने हैं? 10 से 20, और soil और dust samples 3 to 5, एरिया कितना है? 10 से 20 मीटर स्क्वायर में से आपने लेने होते हैं। इफ साइड वेरिएबिलिटी इज टू बी एवेल्युएटेड विद हाई प्रिसीजन, अगर आप ज़्यादा एक्यूरेसी चाहते हैं तो फिर सैम्पल्स की तादाद 15 से 30 भी हो सकती है। सॉइल वेरिएबिलिटी इज़ क्लासिफाइड, कि जो सॉइल में वेरिएशन आती हैं उनको 3 कैटेगरीज में कर रहे हैं। माइक्रो वेरिएशन हो सकती है, मीज़ो या मैक्रो, मॉडरेट, वेरी स्मॉल, वेरी लार्ज। सॉइल सैंपल कैन बी ईदर रैंडम और सिस्टमेटिक, यानी रैंडमली ले लें कहीं से भी, या सिस्टमेटिक तरीक़ाकार भी हो सकता है। सेवरल अप्रोचेज हैं। इम्प्लॉय अ रैंडम नंबर ऑफ सैम्पलिंग पॉइंट्स स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द साइट एरिया, कि आप जो है वो रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं एक स्पेशियल एरिया में। ठीक है। सब डिवाइड द एरिया इनटू ग्रिड्स एंड सैंपल एट रेगुलर इंटरवल्स अलॉन्ग डेफिनेट ग्रिड सेल्स। अगर आपने रेगुलर इंटरवल से करनी है तो आप फिर छोटे छोटे पैचेस बना लें, या फिर आप जिग-जैग पैटर्न में जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से सैम्पलिंग कर सकते हैं। ये जिग-जैग और जो है रेगुलर पैटर्न दोनों में आगे शो कर रहा हूँ। देखिए ये जिग-जैग है, आपने यहाँ से सैंपल लिया, ये रेड पॉइंट जो है वो जिग-जैग को शो कर रहा है। ठीक है। इसी तरह अगली लाइन में गया और इसी तरह इस तरह, और ये सिस्टमेटिक है कि आपने एक जगह से उठाया, उसी लाइन में, मतलब सपोज कुछ एक पर्टिकुलर गैप के बाद फिर वहाँ से उठाया, फिर एक पर्टिकुलर उसी लाइन में एक पर्टिकुलर गैप से सैंपल उठाया। तो इधर से भी आप देखें एक रेगुलर गैप से जब आप उठाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। स्टेरिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इन स्टेरिफाइड रैंडम सैम्पलिंग द एंटायर एरिया इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सेक्शन। पूरे एरिया को इस तरह के सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, एंड रैंडम सैम्पलिंग इज अप्लाइड विद इन ईच सेक्शन। फिर जहाँ से दिल करता है सैंपल ले लेते हैं। दिस मेथड गिव्स ग्रेटर प्रिसीजन देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें ज़्यादा प्रिसीजन आ जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ सैंपल ज़्यादा आप कर लेते हैं। कॉम्पोजिट सैम्पलिंग। अब ये सैम्पलिंग की टेक्निक आपको पहले पढ़ाई हुई है, कॉम्पोजिट और स्टेरिफाइड रैंडम। कॉम्पोजिट सैम्पलिंग ऑफन एम्प्लॉयड इन फील्ड सर्वेज। ठीक है। इंडिविजुअल सैंपल्स आर बल्कड इनटू वन सैंपल, यानी आप पहले इंडिविजुअल सैंपल इकट्ठे करते हैं फिर सबको मिक्सअप कर लेते हैं। दिस मेथड इज इंटेंडेड टू गिव एवरेज वैल्यू। आपने उस फील्ड की ओवरऑल एवरेज वैल्यू, जैसे हम कहते हैं जी एक जो है आपके पास एक केनाल रकबे में से इतनी गंदम निकली है जी सपोज, तो वो आपने एवरेज वैल्यू ली है। अब हो सकता है वो किसी पार्ट में ज़्यादा हो, किसी में कम हो, तो हम एवरेज वैल्यू यहाँ पे लेना पर्पज़ होता है कॉम्पोजिट सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग करनी कैसे? रिमूव लीव्स, ग्रास एंड एनी लार्ज एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। ठीक है, लीव्स को भी रिमूव कर दें, ग्रास को भी, और कोई लार्ज अगर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है उसको भी रिमूव कर दें। सरफेस सैंपल कैन बी कलेक्टेड विद स्टेनलेस स्टील स्पून, या तो स्पून से, या स्कूप जो आइसक्रीम वाले होते हैं, या स्पेड से, या शॉवल से कलेक्शन हो सकती है। स्टोर इधर इन प्लास्टिक बैग और ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर। ठीक है, इनकी स्टोरेज इस तरह करनी है। वेट सैंपल शुड बी स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर। अगर वेट है तो फिर ग्लास कंटेनर में स्टोर कर लें। फिल टू द टॉप, दैट इज़ लीव नो एयर स्पेस। उसमें एयर मिक्स होने के चांस ना रहें, क्योंकि एयर में भी हो सकता है कि पोल्यूटेड हो जो मिक्स हो जाए। सैंपल्स फ्रॉम शाल्वर डेप्थ यूजिंग स्टेनलेस स्टील कॉर्क बोरल्स। अगर आपने डेप्थ से लेने हैं तो फिर ये हम जो है वो शाल्वर डेप्थ यूज़ करते हैं। जो सॉइल सैम्पलर हम कॉमनली यूज़ करते हैं ये वाला, इनमें से भी अर्गर जो है वो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हमें डेप्थ से सैंपल लेना ज़रा आसान हो जाता है।
अच्छा जी, अब ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कैसे करने हैं सैम्पलिंग, एथिक्स क्या है सैम्पलिंग में, कलेक्शन में ऑलरेडी कुछ मैंने यहाँ बता दी हैं। ठीक है कि आपने ग्रास रिमूव कर देनी है, एक्स्ट्रा पार्ट्स रिमूव कर देने हैं। तो इफ़ सैम्पल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम अ हेवली पोल्यूटेड साइट विद distributed or dead vegetation, then samples from uncontaminated adjacent area with healthy vegetation should also be sampled. यदि आप हैवीली पोल्यूटेड से अगर कर रहे हैं तो उसकी कंपैरिजन में उसके साथ जो हेल्दी है वहाँ से भी करें, ताकि आप कंपेयर कर सकें कि कितनी डिटोरिएशन आई है। सैंपल शुड नॉट बी टेकन नियर द रूट्स ऑफ लार्ज ट्रीज, नीचे से रूट्स के करीब से नहीं लेने, नियर रोड्स नहीं लेने, फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग्स और अदर कंस्ट्रक्शन से नहीं लेने। सैंपल शुड, क्योंकि वहाँ ज़ाहिर है रूटीन से डिफरेंट होगी सारा मतलब पोल्यूशन लेवल। सैंपल शुड नॉट आल्सो नॉट बी टेकन नियर पाइल्स ऑफ लाइम, जहाँ लाइम है वहाँ नहीं लेना, या हार्वेस्टेड क्रॉप्स वहाँ से नहीं लेंगे, वहाँ न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी डिफरेंट होगी। अब आ गया कि ड्राइंग किस तरह करनी है। ड्राइंग क्या है कि सॉइल सैंपल्स कैन बी एयर ड्राइड इन एम्बिएंट एयर, ठीक है, उस पर मतलब रख दें एयर में और एक मुनासिब फ्लो पे एयर उसमें जो है वो अगर पास कर लें, या ओवन ड्राई करते हैं 10 सेंटीग्रेड पे। ड्राइड सैंपल शुड बी केप्ट इन डेसिकेटर, डेसिकेटर में ज़ाहिर है बाहर से एयर नहीं आती तो वो ड्राई ही रहेगा। रिकमेंडेशंस फॉर डिफरेंट एनालिसिस आर गिवन, अगर आपने पीएच पीएच रिड्यूस आयनिक स्टेट करनी है तो रिकमेंडेड प्रोसीजर ये है कि इमीडिएटली फीड एनालिसिस इफ पॉसिबल, वहीं से सैंपल लिया और वहीं पे एनालिसिस परफॉर्म करने की कोशिश करें। अदरवाइज लेबॉर्ट्री एनालिसिस ऑफ सैंपल्स स्पेशली प्रिजर्व टू मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ द फील्ड कंडीशन, फिर आपने वरना सैंपल प्रिजर्व इस तरह करना है कि उसकी में कोई चेंजेस ना आए। अगर आप एक्सट्रैक्टेबल नाइट्रोजन जो इस फॉर्म में हो सकती है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फ्रैक्शंस, ह्यूमस फ्रैक्शंस एंड ऑल पीट फ्रैक्शंस, अदर हैवी मेटल्स, केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, नाइट्रोजन, मॉइस्चर कंटेंट, लॉस आयन कंटेंट, इनमें से कुछ करना चाह रहे हैं तो लेबॉर्ट्री एनालिसिस ऑफ फ्रेश मटेरियल और आफ्टर शॉर्ट स्टोरेज ऑफ 1 to 2 days एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो लेबॉर्ट्री में ही आप कर सकते हैं, लेकिन आपने स्टोर करना है 1 to 2 days के लिए 4 सेंटीग्रेड पे। इनके लिए अगर आपने सल्फेट, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम वगैरह के लिए करना है तो लेबॉर्ट्री एनालिसिस आफ्टर एयर ड्राइंग करना है, जनरली एट 40 सेंटीग्रेड। और अगर आपने मॉइस्चर कंटेंट्स वगैरह के लिए करना है तो ड्राइंग एट 105 सेंटीग्रेड करनी है। तो ये रिक्वायर्ड एनालिसिस कौन सा करना है और कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है उसके रिलेटेड। ड्राइंग सॉइल सैंपल एनालिसिस हमने कहा कि एज सून एज पॉसिबल एंड बिफोर ड्राइंग कर लें। रिडॉक्स पोटेंशियल एंड पीएच आपने शुड बी डिटरमाइंड प्रेफरेबली इन द फील्ड, अगर आपने रिडॉक्स पोटेंशियल या पीएच मेजर करनी है तो फील्ड में ही मेजर कर लें, ज़्यादा बेहतर तो यही है। ट्रीटमेंट प्रोसीजर में इफेक्ट द सैंपल कंपोजिशन, अगर आप कोई ट्रीटमेंट करेंगे तो उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, हमारे एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं आएंगे, इसलिए हम चाह रहे हैं कि एग्जैक्ट रिजल्ट्स आ जाएँ। और एग्जैक्ट रिजल्ट्स किस तरह आएंगे उसका आपको पता है कि आपने एज सुन एज पॉसिबल उसको एनालाइज करना है। मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड बी डिटरमाइंड ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड बी डिटरमाइंड बिफोर ड्राइंग, कि अगर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करने हैं तो बिफोर ड्राइंग, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड वॉलेटाइल होते हैं, वेपोरेट हो जाएंगे या थर्मली अनस्टेबल हो सकते हैं, तो हम उनको लूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमें उनको ड्राइंग से पहले ही एनालाइज करना है। रिड्यूस फॉर्म सच एज आयरन 2 या सल्फर 2 है शुड बी एनालाइज एज सुन एज पॉसिबल बिफोर ड्राइंग एंड विद मिनिमम एक्सपोजर टू एयर, थोड़ी एयर दें क्योंकि ऑक्सीडाइज हो सकता है आयरन 2 आयरन 3 में, या सल्फर 2 जो है वो सल्फर ट्राईऑक्साइड में चेंज हो सकता है, ठीक है, उनको एज सुन एज पॉसिबल ही एनालाइज कर लें। द सॉइल में कंटेन लार्ज एग्रीगेट ग्रेन्स, हो सकता है कि सॉइल में जो है वो बड़े पार्टिकल्स हों, फिर क्या करना है, तो जैसे आपने किसी रॉकी एरिया से लिए सैंपल, द सैंपल्स हैव टू बी ग्राउंडेड एंड होमोजेनाइज, फिर उनको ग्राउंड और होमोजेनाइज करें टू ब्रेक द साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एंड अचीव अ होमोजीनियस सैंपल, ताकि वो होमोजेनाइज हो जाए। बिफोर दे कैन बी सीव्ड, सीव मीन्स छानना है, दिस इज अचीव्ड बाय मैकेनिकल मीन्स ऑफन कॉल्ड कॉम्बिनेशन, कि हम इसको मैकेनिकल मीन से करते हैं जिसको कॉम्बिनेशन कहते हैं, कि ग्राइंडिंग करते हैं, क्रशिंग, मिलिंग और पल्वराइजिंग करते हैं। आमतौर पर ये जो है वो मोटार और पेसल यूज़ किया जाता है जिसमें हम सैंपल को पीस लेते हैं। हाई स्पीड ग्राइंडिंग मिल्स अवेलेबल होती हैं, अगर अवेलेबल हैं तो वो यूज़ करें। पाउडर मोटार एंड पेसल, ठीक है, उसको पाउडर कर लें मोटार और पेसल के ज़रिए। सैंपल में भी क्रश मैनुअली, या फिर आप मैनुअली इससे कर सकते हैं, और आमतौर पर यही अवेलेबल होता है, हमें मैनुअली ही करते हैं। कॉनिंग एंड क्वाटर्नरी,
उसको एक्सप्लेन किया गया है कि क्या करना है। फर्दर साइज रिडक्शन इज अचीव्ड बाय पासिंग थ्रू अ सीव, आपने सीव में से पास कर लिया, ठीक है, इसमें से जो डिज़ायर्ड साइज के पार्टिकल है वो आपने ऐसे सेपरेट कर लिए। ड्राइड एंड ग्राउंड सैंपल्स सॉइल, डस्ट, सेडिमेंट या स्लज जिसके भी हैं शुड बी थॉरली मिक्स बिफोर सीविंग, सीविंग से पहले मिक्स करना है ताकि होमोजेनाइज हो जाए। दिस कैन बी डन बाय कोनिंग एंड कॉटनिंग। कॉनिंग एंड कॉटनिंग में बेसिकली अगर आप देखें तो बड़े पीस थे उनको आपने तोड़ के छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट किया, ये अल्टीमेटली मिला है, लेकिन आपने यहाँ से शुरू किया और ये देखिए उसकी कटिंग है। ड्राइड एंड ग्राउंड सैंपल था, आपने थॉरली मिक्स किया बिफोर सीविंग, देन कोनिंग एंड कॉटनिंग की है, इसको आगे फर्दर मैं एलेबोरेट भी कर दूंगा दोबारा भी। सबसे पहले क्या किया, शेक द सैंपल वेगरसली इन सील्ड कंटेनर, ठीक है, फिर पोर ऑन टू अ क्लीन ग्लास सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, कोन की शक्ल में आपने पोर कर लिया। फ्लैटन द कोन, फिर आपने उसको फ्लैट कर लिया, ठीक है, ये स्टेप्स में साथ साथ। डिस्कार्ड टू अपोजिट क्वार्टर्स, उसको दो हाफ क्वार्टर्स में कर लिया। डिवाइड द सर्कुलर मटेरियल इनटू 4 इवन पार्ट्स यूजिंग अ क्लीन स्पैचुला, ये देखें, सॉरी ये देखें, पहले कोन की शक्ल में था, फ्लैट किया, फिर आपने 2 क्वार्टर किए, फिर 4 कर लिए, ठीक है। देन फॉर्म अ सर्कुलर लेयर ऑफ मटेरियल, सॉरी ये थोड़ा सा सीक्वेंस दोबारा मैं बता दूं। शेक द सैंपल वेगरसली इन सील्ड कंटेनर, पोर ऑन टू अ क्लीन ग्लास सरफेस इन द फॉर्म ऑफ कोन, ये कोन बन गई बेटे। फिर फ्लैटन द कोन हो गई, ये कोन फ्लैट हो गई। फिर आपने क्या किया, फॉर्म अ सर्कुलर लेयर ऑफ मटीरियल, आपने सर्कुलर लेयर बनानी है मटीरियल की, ये सर्कुलर लेयर बन गई है। फिर आपने क्या करना है, डिवाइड द सर्कुलर मटीरियल इनटू 4 इवन पार्ट्स यूजिंग अ क्लीन स्पैचुला, आपने 4 पार्ट्स में इसको स्पैचुला से कर दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, डिस्कार्ड 2 अपोजिट क्वार्टर, 2 अपोजिट क्वार्टर्स आपने डिस्कार्ड करने हैं, ये आपने 4 पार्ट किए, इनमें से 2 अपोजिट डिस्कार्ड कर देने और 2 अपोजिट रख लेने। कंबाइन द 2 रिटेन्ड क्वार्टर्स, 2 डिस्कार्ड कर दिए, 2 को कंबाइन कर लिया। रिपीट द कोनिंग एंड कॉटनिंग अंटिल रिक्वायर्ड सैंपल साइज इज ऑब्टेन, हमने ये बार बार करना है जब तक कि आपको आपका रिक्वायर्ड साइज नहीं मिल जाता। पास थ्रू अ कोरस 2 mm सी, ये अगेन वही बताया हुआ है कि जी कोन बनाई, फिर फ्लैट किया, फिर 4 क्वार्टर बनाए, 4 में से 2 ऑपोजिट आपने रख लिए और 2 ऑपोजिट आपने डिस्कार्ड कर लिए। नेक्स्ट हमारा है डाइल्यूशन एंड एक्सट्रैक्शन। डाइल्यूशन एंड एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर सिलेक्शन जो है वो किस तरह करती है। न्यूट्रिएंट्स एंड पोल्यूटेंट्स कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स इन सॉइल्स, सेडिमेंट्स एंड स्लज एंड वेरियस मेथड्स आर यूज्ड टू प्रोसेस द सैंपल, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म जो होते हैं इसलिए डिफरेंट प्रोसेसिंग मेथड जो है वो अवेलेबल हैं। कन्वर्ट द एनालाइट इनटू अ फॉर्म सूटेबल फॉर एनालिसिस, आपने पहले उसको उस फॉर्म में लेके जाना है जो एनालिसिस के लिए सूटेबल है। तो प्रोसीजर अडॉप्टेड क्या है कि डिपेंड किस पे करेगा, नेचर ऑफ एनालाइट, टेक्निक आपने कौन सी यूज़ करनी है और कौन सी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है। कैटेगरी ऑफ एनालाइट अब हम बताने लगे हैं कि आप टोटल एलिमेंट्स निकालना चाह रहे हैं, टोटल ऑर्गेनिक निकालना चाह रहे हैं, टोटल इनऑर्गेनिक फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, सॉलेबल आयन देखना चाह रहे हैं या एक्सचेंजेबल आयन देखना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस और डाइल्यूशन करते हैं। फ़र्ज़ करें हम हैवी मेटल्स करना चाह रहे हैं, उनकी एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि उसमें हैवी मेटल्स क्या हैं, तो यूजुअली इनकी रेंज मिलीग्राम पर किलोग्राम होती है। फर्स्ट स्टेप इन देयर एनालिसिस जो है वो क्या होता है कि एशिंग करना, ठीक है। अब एशिंग के 2 तरीके हैं, यानी उसको राख बनाना है, या तो ड्राई एशिंग कर लें या वेट एशिंग कर लें, या तीसरा तरीका फ्यूजन भी है। तो इन तीनों में से कोई एक मेथड यूज़ करते हैं, कॉमनली हम ड्राई या वेट एशिंग करते हैं। पहले ड्राई एशिंग, इसमें क्या करते हैं, हीटिंग द सैंपल करते हैं। किस में करते हैं, मफल फर्नेस में, करते हैं। टेम्परेचर क्या देते हैं, ये अब मफल फर्नेस आपको जो है वो दिखाई हुई है पिछले लेक्चर्स में। 400 से 600 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, 12 से 15 घंटे के लिए इसको रख देते हैं। ऐश को बाद में क्या करते हैं, डिल्यूट एसिड सोल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं। द वोलेटाइल कंपोनेंट्स इसमें लॉस हो जाते हैं, सिर्फ इनऑर्गेनिक रह जाएंगे और आप उसमें से मेटल्स की एनालिसिस कर सकते हैं यूजिंग एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। वेट एंड एशिंग ये भी बताया हुआ है कि इसमें क्या करते हैं, हीट द सैंपल करते हैं। इसमें इन ऑक्सीडाइजिंग एसिड सोल्यूशन नाइट्रिक या परक्लोरिक एसिड डालते हैं, उसमें सैंपल डालते हैं, डाल के उसको क्या करते हैं, हॉट प्लेट पे रखते हैं, गर्म करते हैं। इसमें भी जो है वो आपकी क्या होगा, एक तो होमोजेनाइज सोल्यूशन बन जाएगा, इसको डाइल्यूट कर लेंगे, डाइल्यूट करके पानी डाल के तो फिर इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तीसरा मेथड है फ्यूजन, मिक्सिंग द सैंपल विद फ्लक्स, यूजुअली सोडियम कार्बोनेट इन अ क्रूसिबल आप करते हैं।
हीटिंग टू हाई टेम्परेचर कर देते हैं, द क्रूसिबल इज कूल्ड एंड द मेल्ट डिजॉल्व्स इन एसिड। जो बचा है क्रूसिबल को आपने क्या किया है, कूल किया, और जो मोल्टन पार्ट इसमें बचा हुआ है उसको एसिड में डिजॉल्व कर लें। यूजफुल फॉर सब्सटेंसेस दैट आर ओनली पार्शली सॉलेबल इन एसिड, ये उनके लिए जो एसिड में फुली सॉलेबल नहीं होते। फुली सॉलेबल के लिए हम ये दो मेथड यूज़ करते हैं, अगर पार्शली सॉलेबल है तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसके लिए फिर फ्यूजन कर लेते हैं। डाइजेशन ऑफ सैंपल, अब ऑलरेडी मैं थोड़ा सा बता चुका हूँ, अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टू एनालाइज द सॉइल मटेरियल द सैंपल मस्ट फर्स्ट बी डाइजेस्टेड। ठीक है, वो डाइजेशन कैसे करनी है, डाइजेशन एनेबल्स मेजरमेंट्स ऑफ अवेलेबल मेटल्स, क्योंकि सोल्यूशन फॉर्म में आ जाता है तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन या फोटोमीटर या फ्लेम फोटोमीटर से इजीली उनकी कंसंट्रेशन चेक हो सकती है। सैंपल डाइजेशन प्रोसीजर जनरली यूज़ हाईली कोरेसिव डेंजरस रीजेंट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड या ऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, परक्लोरिक एसिड है। सैंपल ऑफ 2 ग्राम इज ट्रीटेड विद मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑक्सीडेशन के लिए होता है कि ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाए, एंड द सैंपल इज देन रिफ्लक्स विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड HCl। सैंपल इज अगेन रिफ्लक्स विद HCl, डिल्यूट HCl के साथ भी रिफ्लक्स करना है मतलब, और मिक्सचर इज फिल्टर कर लेते हैं। फिल्ट्रेट इज एनालाइज फॉर मेटल्स, यानी जो सोल्यूशन बनाया है उसको मेटल के एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फ्लेम फोटोमीटर के जरिए कर सकते हैं। डाइजोल्यूशन एक्सट्रैक्शन फॉर ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, अब आप ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को एनालाइज करना चाह रहे हैं, जैसे डाइऑक्सिन है, बेंजीन है, टोलीन है, प्रेजेंट एट वेरी लो लेवल्स, इनकी कंसनट्रेशन बहुत थोड़ी होती है, मिलीग्राम पर किलोग्राम और बिलो इससे भी कम होती है, इन्हीं माइक्रो पोल्यूटेंट्स। एक्सट्रैक्टेड अभी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही होंगे, ऑर्गेनिक लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो जनरली हेक्सेन यूज़ करते हैं। एक्सट्रैक्शन कैन बी अचीव्ड कैसे होगा, जिसे हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहते हैं। बेटे आपने इसमें सोल्यूशन क्या करना है, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में एक सॉल्वेंट डालना है, देन शेक द सोल्यूशन करना है बाय शेकिंग द सैंपल विद द सॉल्वेंट एंड लीविंग द 2 फेजेस इन कांटेक्ट फॉर सेवरल आवर्स। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, या तो सॉकलेट्स इसके लिए अपरेटस यूज़ कर लेते हैं, या ठीक है, सॉकलेट अपरेटस में क्या होता है, जैकेट में आपने अपना मटेरियल डाला होता है ऑर्गेनिक, और नीचे से सॉल्वेंट बंप कर रहे होते हैं, वो इसमें से पास करके, ठीक है, मटेरियल में से, प्लांट मटेरियल में से सॉइल में ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स वाले सॉइल मटेरियल में से पास करता है, तो देन कंडेंस होकर वापस आता रहता है, और हम इसको जो है वो देन बाद में जो है वो काफ़ी आवर्स तक ये कॉन्टेक्ट मेंटेन रखते हैं, और देन जो है इनको सेपरेट आउट करके एनालाइज कर लेते हैं। और टोटल एलिमेंट्स, रिकमेंडेड प्रोसीजर फॉर डिटरमिनिंग द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स, जो है द रिकमेंडेड वेट्स आर ओनली अ गाइडलाइन, मतलब ये रिकमेंडेड कंडीशंस प्रोसीजर्स गिवन है, लेकिन ये गाइडलाइन है, आपने मौके पे खुद डिसाइड करना होता है। दीज में भी वेरी डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन इन द सैंपल, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ये वेरी कर सकते हैं। द रीजेंट अमाउंट शुड आल्सो बी स्केल्ड अप व्हेन यूजिंग लार्ज सैंपल वेट्स, अगर आप ज़्यादा सैंपल वेट ले रहे हैं तो फिर आप अमाउंट को ज़्यादा भी कर सकते हैं रीजेंट की। द फाइनल एसिड स्ट्रेंथ मस्ट बी द सेम इन बोथ स्टैंडर्ड एंड सैंपल, जो एसिड आपने यूज़ करना है उसकी स्टैंडर्ड और सैंपल में स्ट्रेंथ सेम रखनी है, नहीं जो ब्लैंक लगाना है उसमें, और जो सैंपल डाल के आपने डाइजेशन करके सारा कुछ करके बनाया है उसमें, दोनों में एसिड की कंसंट्रेशन क्या यूज़ करनी है, सेम। ये बेटे आपको दिया हुआ है रिकमेंडेड प्रोसीजर के, एल्यूमिनियम अगर एलिमेंट है इतने ग्राम सैंपल लेंगे, डाइजोल्यूशन करेंगे सोडियम कार्बोनेट और NaOH से फ्यूजन कर लें, एनालिसिस मेथड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होगा। कैल्शियम करना है तो अगेन एनी फ्यूजन आप HFHCl4 यूज़ कर लेंगे, डाइजेशन करेंगे और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन से एनालाइज कर लेंगे। टेक 0.1 ग्राम ऑफ सैंपल फॉर कैलकेरियस इफ़ यूजिंग डाइजेशन। क्लोरीन करनी है तो सोडियम कार्बोनेट से फ्यूजन करेंगे। मैग्नीशियम करना है तो HFHCl4 से डाइजेशन कर लें या एनी फ्यूजन मेथड यूज़ कर लें। तो अब देखिए इन सब में टेक्निक ज़्यादातर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन यूज़ हो रही है, टाइट्रेशन या क्रोमेटोग्राफी कम है, स्पेक्ट्रो या फिर जो है वो आपके पास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री ही मेनली टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखें आपने एलिमेंट्स जितने भी एनालाइज करने हैं, हैवी मेटल्स हैं, तो मेनली डाइजेशन कर रहे हैं आप या फ्यूजन कर रहे हैं, दो प्रोसीजर कॉमनली आप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ कर रहे हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ कर रहे हैं, टाइट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप जो है वो इसके अलावा क्या कर रहे हैं, यही दो मेथड ही है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ कर रहे हैं। तो इसके ज़रिए आप इनको एनालाइज कर सकते हैं। ये बुक से भी आप देख सकते हैं, पेज नंबर 291 है आपके पास, बुक ऑलरेडी शेयर्ड है। अब आ गया नेक्स्ट पोर्शन, मतलब ये मेन था हमारा सॉइल एनालिसिस। अब बाकी में हमने एक्चुअली देखना है कि इनकी कंपोजिशन क्या और ये हैज़र्ड्स हमारे लिए क्या कॉज करते हैं।
एनालिसिस प्रोसीजर सबके लिए सेम नहीं है। यानी एनालिसिस हमने ये बेसिकली सॉइल का नहीं पढ़ा, एनालिसिस हमने सॉइल के लिए भी जो प्रोसीजर किया वही सेडिमेंट के लिए करना है, वही डस्ट के लिए करना है, वही आपने स्लज के लिए करना है। तो सेडिमेंट्स क्या है? सेटल डाउन पार्टिकल है। फ्लोइंग वाटर में जो पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं, ग्रेविटेशनल सेटलिंग ऑफ सस्पेंडेड मैटर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्स। ये ग्रेविटी की वजह से ये सेटल डाउन हो जाता है। इन फास्ट फ्लोइंग रिवर स्मॉल पार्टिकल्स में रिमेन सस्पेंडेड, छोटे पार्टिकल तो सस्पेंडेड रहते हैं, जबकि वाइल इन स्टिल वाटर्स जब पानी खड़ा रहता है मोस्ट सस्पेंडेड पार्टिकल्स विल सेटल टू द बॉटम। आम जुबान में हम भालू कहते हैं। ये जो नहर का पानी होता है उसमें जो नीचे मिट्टी बैठी होती है वो भालू होती है, वो बेसिकली सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से बनी होती है। कंसिडरेबल सेडिमेंटेशन टेक प्लेस इन एस्ट्रीज। एस्ट्रीज आपको पता ही नहीं है, ठीक है, उनमें भी सेडिमेंटेशन होती है। बिकॉज देयर इज़ अ रिडक्शन इन द रिवर फ्लो, मतलब वहाँ पे रिवर के पानी का फ्लो कम हो जाता है, वेलोसिटी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे सी वाटर और रिवर वाटर मिक्स हो रहे होते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे सेटलिंग प्रोसेस सेडिमेंटेशन ज़्यादा हो जाता है। दिस कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मडी टाइडल फ्लैट्स, कि मडी पोर्शन होगा और वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। ये एस्ट्रीज हैं जहाँ रिवर और जो है वो सी मिल रहे हैं, उसको एस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया हुआ है कि ये सेडिमेंट है, जैसे भालू मैंने कहा कि नहर के पानी में भालू नीचे बैठ जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ सेडिमेंट्स एंड नीड फॉर एनालिसिस। सरफेस लेयर ऑफ एन intertidal sediment, एरोबिक कंडीशंस। लोअर लेयर क्या है? और एनारोबिक, दैट इज एनॉक्सिक होती हैं ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और जो डीप लेयर्स होती हैं इसकी और स्ट्रांगली रिड्यूसिंग होती हैं, स्पीशीज विल प्रेजेंट इन देयर रिड्यूस फॉर्म होती है वहाँ पे। यानी ये इसमें बताया हुआ है कि सरफेस वाला सेडिमेंट कैसा होगा, लोअर लेयर कैसी होगी और डीपर लेयर कैसी होगी। सेडिमेंटेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मुसलसल हो रहा है। एन एनालिसिस ऑफ सेडिमेंट कोर्स कैन, अगर हम इसकी एनालिसिस करेंगे, प्रोवाइड अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स, कि उससे हमें आइडिया होगा कि इसमें केमिकल पार्टिकल्स कौन से सस्पेंडेड रहे हैं, उनका रिकॉर्ड मिल जाएगा। रिवील केमिकल चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन द इन्वायरमेंट इन द पास्ट, के पास से लेके अब तक क्या केमिकल चेंजेस आ गए हैं। तब दीज पार्टिकल्स ओरिजिनेट एट द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी बिफोर गेटिंग सेटल्ड, पहले ये पानी की सरफेस पे आते हैं, बाद में ये सेटल डाउन होते हैं। द डेप्थ ऑफ द सेडिमेंटल कोर इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अब जितनी डेप्थ में कोई पोल्यूटेंट है, कोई जो है वो न्यूट्रिएंट है, वो ये बता रहा है कि ये कितना टाइम बाद, मतलब सेडिमेंटेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है, ग्रेजुअली होती है, तो शुरू में थोड़ी होती है, शुरू में ये सरफेस पे होता है, आहिस्ता आहिस्ता इसने सेटल डाउन होना है। तो इतनी जितना कोई पार्टिकल डेप्थ में, इसका मतलब उसने उतना टाइम ज़्यादा सस्पेंड किया है बिफोर सेडिमेंटेशन टेक प्लेस। सेडिमेंटेशन के हैजर्ड्स क्या होंगे? टॉक्सिक सब्सटेंसेस में एक्यूमुलेट, ठीक है, वो एक्यूमुलेट होंगे। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लो सॉल्युबिलिटी एंड हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स हो सकते हैं, जो सॉल्युबल नहीं थे पानी, वो सेटल डाउन होंगे। एब्जॉर्ब, वो क्या होंगे? एड्जॉर्ब ऑन टू द सेडिमेंट्स, वो सेडिमेंट्स के ऊपर अब एड्जॉर्ब होना शुरू हो गया। कंज्यूम्ड बाय ऑर्गेनिज्म, अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उस वाटर में वो उसको कंज्यूम कर लेंगे, सच एज मसल्स, कॉल्स या फिश वगैरह, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम करेंगे। हमने इनको एज अ फूड यूज़ किया, वुड रिप्रेजेंट अ पोटेंशियल हैजर्ड टू ह्यूमन बीइंग, इसका मतलब हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया। फॉर एग्जाम्पल सेडिमेंट्स इन हार्बर्स आर कंटेमिनेटेड विद हैवी मेटल्स, जो हार्बर्स एरिया में जो है वो सेडिमेंट्स हैं वो क्या हैं, उनमें हैवी मेटल्स होते हैं। तो ये बताया हुआ है कि ये हमारे लिए हैजर्ड कैसे काज कर रही है कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो पानी में एक्यूमुलेट हुए और एक्यूमुलेट होकर सेडिमेंट पे क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, वहाँ से लिविंग ऑर्गेनिज्म ने कंज्यूम किया और वहाँ से ह्यूमन बीइंग्स ने उनको कंज्यूम कर लिया। सैम्पलिंग, जनरल कंसिडरेशन मैंने पहले बता दिया कि वही है जो सॉइल सैम्पलिंग की है, सेम एज डिस्कस फॉर सॉइल। स्पेसिफिक कंसिडरेशन आर इक्विपमेंट यूज फॉर सैम्पलिंग सेडिमेंट्स वेरीज डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, वाटर डेप्थ, टेक्सचर ऑफ सेडिमेंट, इन पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट सैम्पलिंग के लिए यूज़ करना है। स्कूप्स कैन बी यूज नियर द शोर, किनारे के करीब, ठीक है, और मे बी अटैच टू पोल्स एंड आर यूज्ड फ्रॉम बोट्स, या फिर कश्ती में बैठ के आप किसी रॉड से अटैच करके तो डेप्थ से भी सैंपल इससे ले सकते हैं। कोरल्स यूज फॉर सॉफ्टर सेडिमेंटेशन, अगर सॉफ्ट है तो कोरल्स यूज कर लें। सैंपल इज एक्सट्रूडेड फ्रॉम द कोर इनटू द ट्रे और अ पैन, किसी पैन या ट्रे में सैंपल निकाल लें। होमोजेनाइज बिफोर स्टोरिंग इन अ सैंपल कंटेनर, और फिर होमोजेनाइज कर लें स्टोरिंग से पहले। ये स्कूप दिखाया हुआ है आपको बेटे, ये कोरल्स दिखाए हुए हैं,
तीसरा जो है द एकमैन सैम्पलर है। इसमें आप जैसे बेटे ये आपने देखा होगा नहर वगैरह की सफाई होती है तो वो नीचे जैसे क्रेन से भेजते हैं, क्रेन का वो पार्ट डेप्थ में जाके स्क्रैच करके लाता है। ये उसी तरह का समझे एक बॉक्स है, इस बॉक्स को हम हैंग करके नीचे भेजेंगे और ये क्या करेगा, नीचे जब गिरेगा तो नीचे से डस्ट और मड और इस तरह के पार्टिकल्स को अपने अंदर कलेक्ट करके तो हम इसे वापस ऊपर खींच लेंगे। रॉड से हमने सस्पेंड करके इसको लटकाया। द मोस्ट वाइडली यूज सैम्पलर सुटेबल फॉर मड, सैंड एंड सिल्ट टाइप सेडिमेंट्स, इसको यूज़ किया जाता है। सीवेज स्लज। अब सीवेज स्लज क्या है? देखिए जो वेस्ट है ह्यूमन बींग्स का, जो म्यूनिसिपलिटी वेस्ट है घरों का, उसको हम सीवेज स्लज एक्चुअली बोलते हैं। स्लज जनरेट्स इन म्यूनिसिपल सीवेज, यानी हमने घर में पानी जो इस्तेमाल किया है उसमें जो भी वेस्ट जा रहा है वो हमारा सीवेज, अगर वो सेटल डाउन हो गया है जाके तो वो सीवेज स्लज बनता है। ट्रीटमेंट प्लांट्स जनरली नोन एज सीवेज स्लज, और इनके जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो सीवेज प्लांट्स कहलाते हैं। अबाउट 2 to 3 लीटर ऑफ स्लज आर प्रोड्यूस पर पर्सन ईच डे। हर बंदा डेली इतना स्लज जो है वो प्रोड्यूस करता है। अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2% ऑफ द वेस्ट वाटर एंड्स अप एज अ वेट स्लज। तो जो वेस्ट वाटर डेली जा रहा है उसका 1 से 2% वेट स्लज की फॉर्म में हो जाता है। टोटल ड्राई सॉलिड कंटेंट्स ऑफ स्लज वेरीज बिटवीन 0.25 to 12%। ड्राई वेट के लिहाज से इतनी है। 60 to 70% ऑफ दीज सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसमें मेनली ऑर्गेनिक मैटर होता है क्योंकि हमारी डाइट जो है वो ऑर्गेनिक है तो वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। स्लज इज कम्पोज लार्जली ऑफ हाईली पोल्यूटिंग सब्सटेंसेज। अब सीवेज स्लज में मेनली हाईली पोल्यूटिंग सब्सटेंसेज भी होते हैं। अमंग द मोर हार्मफुल कंपोनेंट्स ऑफ स्लज आर पैथोजेंस। इसमें जो पानी में वायरस प्रोड्यूस हो गया, कोई बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या एग्स हो गए पैरासाइटिक मॉम्स के। टॉक्सिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं। हैवी मेटल्स हो सकती हैं इन हाई कंसनट्रेशन एंड कैन एक्सीड 1000 मिलीग्राम पर किलोग्राम। क्योंकि आपका ये सीवेज स्लज जो है वो घरों का वेस्ट भी है, इसमें आप डिटर्जेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं। किसी डाइंग इंडस्ट्री का अगर उसमें मिक्स हो गया तो वो भी म्यूनिसिपल वेस्ट में ही, अक्सर इंडस्ट्रीज अपना जो वेस्ट वाटर है वो म्यूनिसिपल वेस्ट में ही, हमारे जो वेस्ट वाटर है उसी में मिक्स करे जा रही हैं, तो उससे हैवी मेटल्स के भी जाने का ख़तरा होता है उसमें। तो ये सीवेज स्लज की कंपोजिशन दी हुई है। पीएच इतनी होगी, अल्कलिनिटी ठीक है 580 to 3500 है। ऑर्गेनिक एसिड 100 से 2000 तक हो सकते हैं मिलीग्राम पर लीटर। वॉलेटाइल एसिड्स 0.8 to 12% तक हो सकते हैं। वॉलेटाइल सॉलिड्स, ग्रीस एंड फैट्स 5 से 30% हो सकती हैं। प्रोटीन्स 15 से 41%। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स की जो है कंपोजिशन दी हुई है जो टिपिकली वेस्ट वाटर स्लज में होती है। द अल्टीमेट डिस्पोजल ऑफ सीवेज स्लज इंक्लूड्स, हम क्या करते हैं स्लज को, कैसे वेस्ट को जो है वो हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। सॉइल में अप्लाई कर देते हैं क्योंकि ये फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज़ करता है। लैंडफिल, गड्ढा खोद के उसमें दबा देते हैं। लगोनिंग कर देते हैं या बर्न कर लेते हैं। डिस्पोजल एट सी भी कर सकते हैं। बैंड है मैनी कंट्रीज़ में क्योंकि ये सी लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है। सॉइल्स वाइडली प्रैक्टिस फॉर सेवरल डेकेड्स। इट इज़ जनरली अप्लाइड टू एग्रीकल्चर सॉइल्स, फॉरेस्ट सॉइल्स, डेडिकेटेड लैंड डिस्पोजल साइट्स। या तो डिसाइडेड लैंड डिस्पोजल साइट्स है कि जी वहाँ जाके कूड़ा फेंक दें, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट सॉइल्स जो हैं उनमें हम लगा देते थे कि जी फर्टिलिटी बढ़ता है। आल्सो यूज एज अ सॉइल कंडीशनर फॉर वेजिटेबल गार्डन्स, लॉन्स, गोल्फ कोर्स, पार्क्स। वही मैंने कहा ग्रीनरी इंक्रीज़ करता है, फर्टिलिटी इंक्रीज़ करता है, ये किसका प्लस पॉइंट भी था। टू प्रोवाइड अ पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ फॉर एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर की जगह पे आप इसको डाल देते थे। स्लज कंटेन मेनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, ठीक है। टू फर्दर ट्रीट द स्लज, स्लज में फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर वर्क करेंगे तो स्लज की भी ट्रीटमेंट हो जाएगी। सनलाइट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कंबाइन टू डिस्ट्रॉय पैथोजेंस एंड मेनी टॉक्सिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इसमें से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एक तो टॉक्सिक डिस्ट्रॉय हो गए, दूसरा सॉइल को भी अपने न्यूट्रिएंट्स मिल गए। पैथोजेंस इन स्लज, उनका क्या इफेक्ट है ऑन ह्यूमन एक्सपोजर, स्प्रेड डिजीज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमें मतलब हमारा एक्सपोजर हो गया तो जो भी पैथोजन है वो हमारे लिए डिजीज़ कॉज करेगा। ऑर्गेनिक मैटर कुड कॉज अडोर प्रॉब्लम, स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। एक्ट एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड रोडेंट्स, इसकी मक्खियाँ वगैरह वहाँ आनी शुरू हो जाएंगी। इंक्रीजेज पोटेंशियल रिस्क डिजीज़, मक्खियाँ ज़्यादा जब आएंगी तो उनके एग्स और उससे भी डिजीज़ कॉज होती है। न्यूट्रिएंट्स NPK मे कॉज प्रॉब्लम इफ दे आर ट्रांसपोर्टेड टू ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर। अगर ये सरफेस वाटर के साथ मिक्स हो गए या ग्राउंड वाटर के साथ, देन ये प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। इनमें मेनली नाइट्रेट कंटेमिनेशन हो जाएगी। ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ ऑफ स्पेशल कंसर्न, अगर नाइट्रेट कंटेमिनेशन ग्राउंड वाटर की होगी तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एज इट मे एंड अप इन ड्रिंकिंग वाटर,
कि अल्टीमेटली वो फिर हमारे पीने वाले पानी में शामिल हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर भी पीने के लिए यूज़ होता है। टॉक्सिक हैवी मेटल्स एंड ट्रेस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो हैं मे पोज अ रिस्क टू प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, सबके लिए प्रॉब्लम है। कैडमियम एक्यूमुलेशन इन प्लांट्स टू लेवल दैट कुड बी टॉक्सिक टू ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, कैडमियम इतना एक्यूमुलेट हो जाएगा कि वो प्लांट्स के लिए और ह्यूमन और एनिमल सब के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैन बी टॉक्सिक टू ग्रेजिंग एनिमल्स, अगर उसमें क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है तो जो एनिमल्स उस ग्रास को जो है वो खाएंगे ये उनके लिए क्या हो जाएगी, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। सीवेज स्लज सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ सीवेज स्लज आर जनरली इंपॉर्टेंट ड्यू टू वन मेंशन हैजर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए। जनरल कंसिडरेशन जो सैम्पलिंग, स्टोरेज एंड सैम्पल ट्रीटमेंट वो सॉइल वाली ही है, वो चाहे डस्ट के लिए कर रहे हैं, सेडिमेंट के लिए कर रहे हैं या स्लज के लिए। वंस द सैम्पल इज रेडी फॉर रिकमेंडेड प्रोसीजर अवेलेबल इन लिटरेचर आर फॉलो, जब सैम्पल रेडी हो गया तो आपने रिकमेंडेड प्रोसीजर फॉलो कर लेना। डस्ट एनालिसिस, तो आपको पता है जब भी आंधी वगैरह आती है तो बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, उस डस्ट के हमारे पास हमें क्या प्रॉब्लम है। डस्ट इन द अर्बन इन्वायरमेंट इज़ ऑफ ग्रेट कंसर्न, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेनी टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं, यानी रोड से जो डस्ट उड़ रही है उसमें ज़ाहिर है पेट्रोल वगैरह गिर रहा होता है, ग्रीस गिर रही होती है, ऑयल गिर रहे होते हैं रोड्स पे, ठीक है। इसके अलावा ये जो एनिमल्स का जो है वेस्ट है वो होता है, उनके यूरिन होता है, तो वो डस्ट बन के जब आता है तो उसमें बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। ऑफ द पोटेंशियल एक्सपोजर ऑफ चिल्ड्रन हु प्ले ऑफन इन द स्ट्रीट, स्कूल यार्ड्स एंड पार्क्स, बच्चों के लिए स्पेशली जो से एक्सपोज होते हैं जब वो खेलते हैं पार्क्स में या स्कूल यार्ड्स में या गलियों में। द मेजर रूट ऑफ द एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंसेज इन रोड डस्ट इज मेनली इंजेक्शन, कि हम इसको इंजेस्ट करते हैं, सांस के जरिए इनहेल कर लेते हैं। चिल्ड्रन प्लेइंग इन द स्ट्रीट में ट्रांसफर डस्ट पार्टिकल्स ऑन टू देयर हैंड्स, उनके हाथों को लग जाते हैं। दीज कुड सब्सिक्वेंटली भी इंजेस्टेड, फिर वो खाना खाते हैं, अगर विदाउट हैंड वॉशिंग खा लें तो वो मतलब उनकी बॉडी में इंजेस्ट हो जाते हैं, या वो फेस वगैरह को रब करते हैं तो उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। सोर्सेज क्या है? मेन सोर्स ऑफ रोड डस्ट इज द डेपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एरोसोल पार्टिकल्स, जो एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जब वो सेटल डाउन होते हैं तो मेन सोर्स होते हैं। इन द अर्बन इन्वायरमेंट दीज पार्टिकल्स ओरिजिनेट मेनली फ्रॉम, अर्बन एरियाज में कहाँ से निकलते हैं? रोड ट्रैफिक से। जैसे ये अनबर्न कार्बन निकलती है, डीजल वगैरह जब बसेज में बर्न होता है तो उसका धुआं ब्लैक इसी भी होता है, अनबर्न कार्बन निकल रही होती है, तो वो हो सकती है। एमिशन फ्रॉम फैक्ट्रीज़ का जो धुआं है उसमें हो सकती है। फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, वहाँ से रेत उड़ गई है, तो सीमेंट उड़ गया है, ठीक है, वो। फ्रॉम फ्लेकिंग ऑफ पेंट जो हम करते हैं कुछ अर्से बाद ये उतरना शुरू हो जाता है, इसके फ्लेक्स उड़ते हैं, पीसेज उड़ते हैं। पार्टिकल्स लार्जर देन 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर आर डिपॉजिटेड क्वाइट रैपिडली टू द अर्थ सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से ये अर्थ सरफेस पे क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं। अब हैजर्ड्स क्या हैं? पोल्यूटेंट्स, स्पेशली लेड। अब लेड पहले पेंट्स में यूज़ होता था, हैवी मेटल्स पेंट्स में यूज़ होती थी। अदर हैवी मेटल्स सच एज कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, निकल, जिंक आर आल्सो रूटीनली ऑब्जर्व्ड इन रोड डस्ट। रोड डस्ट में बी रीसस्पेंडेड इनटू द एयर एंड देन इनहेल्ड, कि वो रोड पे जो डस्ट है वो अब हवा के साथ एयर में सस्पेंड हुआ और हमने उसको इनहेल कर लिया। पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन रोड डस्ट कैन इंटर सरफेस वाटर एज रोड ड्रेनेज वाटर ऑफन आफ्टर रेन, कि अब वो जो पोल्यूटेंट रोड पे थे, बारिश हुई, बारिश के साथ वो बह के तो हमारे पीने वाले पानी में शामिल हो गए। रोड डस्ट कैन बी कैरीड इनटू होम्स ऑन आइटम्स ऑफ क्लॉथिंग, आप बाहर थे तो डस्ट आपके कपड़ों में पड़ी, वहाँ से घर चली गई। पोल्यूटेंट कंटेंट्स ऑफ डस्ट इन होम, स्कूल्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्क्स, फैक्ट्रीज और एट्सेट्रा कैन बी एज हाई दैट ऑफ रोड डस्ट। तो जो घरों पे, स्कूल्स वगैरह में, प्लेस ऑफ वर्क्स, फैक्ट्रीज वगैरह में है, वहाँ से जो है ज़्यादा रिस्क है डस्ट का। सैम्पलिंग, जनरल कंसिडरेशन अगेन वही है जो मैं पहले बता चुका हूँ। करेक्शन, डस्ट सैंपल कैन बी कलेक्टेड यूजिंग अ ब्रश एंड अ डस्ट पैन। स्पैचुला मतलब इकट्ठा ही करना है, आपने इकट्ठा किया और ब्रश से और कलेक्ट करना है। स्टोरेज, stored in disposable polythene bags, you should collect at least 5 gram of each dust sample. It is important to avoid contamination of sample, कि कोई और contaminant उसमें शामिल ना हो। For example, when metal analysis is to be carried out, metal container should not be used. आपने उसको फिर इसीलिए हमने कहा है कि पॉलीथीन बैग वगैरह में करें, मेटल कंटेनर ना उसमें हो, क्योंकि मेटल की मिक्सिंग के चांस रहेंगे। मिक्सिंग और स्ट्रॉरिंग सैंपल टेक प्लेस। प्लास्टिक कंटेनर शुड बी यूज इंस्टेड, फिर आपने प्लास्टिक कंटेनर यूज़ करना। डस्ट एनालिसिस, इंफॉर्मेशन टू बी रिकॉर्डेड ऑन अ स्टैंडर्डाइज्ड साइट डेटा फॉर्म, ठीक है। डस्ट सैंपल शुड बी कैरेक्टराइज्ड अकॉर्डिंग टू द साइट
पेवमेंट मतलब रोड पक्के हैं कच्चे हैं, रोड है या जो है वो आम रास्ता है, कोई कार पार्किंग है, पेन डोर है, किस तरह का है वो रिकॉर्ड करना है। फॉर स्ट्रीट डस्ट एंड रोड सॉइल्स यू शुड रिकॉर्ड सैम्पलिंग एरिया इन मीटर्स, ट्रैफिक डेंसिटी वहाँ पे कितनी है, डिस्टेंस फ्रॉम द रोड कितना है, विंड स्पीड क्या है, और टाइम ऑफ द लास्ट रेनफॉल एंड इट्स इंटेंसिटी क्या थी। ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। ट्रैफिक डेंसिटी शुड बी इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक काउंट्स, बट इफ़ इट दिस इज़ नॉट अवेलेबल यू मे डिस्क्राइब इट क्वालिटेटिवली, ई.जी. लो, मीडियम एंड हाई। उम्मीद हो ये क्वान्टिटेटिवली चाहिए कितनी है, ठीक है, काउंट्स में होनी चाहिए। वंस द सैम्पल इज़ रेडी द रिकमेंडेड प्रोसीजर जो है लिटरेचर में अवेलेबल है वो आप यूज़ कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।